क्वेश्चन पेपर स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में हर साल आती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करें। दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि आपके इंग्लिश एंड फ्लुएंसी बुक में फर्स्ट ईयर में 18 चैप्टर हैं, लेकिन वो 18 तो आएंगे नहीं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। और साथ ही साथ आखिर में मैं आपको तीसरे भाग में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। इन टिप्स में हम लोग कुछ काम की चीजें सीखेंगे कि जब भी हम एग्जाम देने जाएं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है। तो चलिए जल्दी से अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं फिर से आपसे मिलूंगा यहीं पर। आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है और इसे करने के लिए आपको तकरीबन 3 घंटों का समय दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन और नंबर 2 ये 2 यूनिट ऐसी हैं जिसके अंदर आपकी बुक के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुल मिलाकर तकरीबन 25 नंबर के होंगे, यानी बुक के अंदर से सिर्फ 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। सबसे पहला है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे छोटे आपको इसके आंसर्स देने हैं और ख़ास तौर पे आपकी चॉइस के लिए ख्याल रखा जाता है। हर बार इसमें 8 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 बनाने हैं और हर एक के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी अगर आप 5 बनाते हैं तो 3 के हिसाब से आपको 15 नंबर मिलेंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 to 100 वर्ड्स ईच, यानी 70 से 75 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी चॉइस दी हुई है। 4 क्वेश्चंस हर साल आपको दिए जाते हैं जिसमें से बस आपको 2 ही करने हैं। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और हर एक के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर। तो पहले वाले से 15 और इसमें 10, यानी आपके 25 नंबर सिर्फ और सिर्फ बुक में से मिल जाते हैं। सवाल ये उठता है कि कितना, कम से कम कितना लिखना है, वर्ड्स गिनने हैं या नहीं गिनने। अगर मैं आपको अंदाज़ा बताऊं तो SOL की जो शीट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आप कम से कम आधे से ज़्यादा पेज लिखिए और जो बड़े क्वेश्चंस हैं 5 नंबर वाले कम से कम कोशिश करके उसमें 1.5 पेज का आंसर या 1 पेज का आंसर जरूर देकर आइए। अब अगला सेक्शन हमारा आता है पैसेज का। अक्सर अनसीन जो पैसेज आते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि पैसेजेस को पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, वो पैसेजेस को बस जल्दी से उसके आंसर्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे पूरा पैसेज आया और उसके आंसर्स में वो देखेंगे कि इसमें विमेन कहाँ लिखा हुआ है और पैसेज में विमेन तलाश दिया, फिर थोड़ा उसके ऊपर से थोड़ा उसके नीचे से निशान लगाकर उसका आंसर बना दिया। तो ये हालत हमारे जो है पैसेजेस में होती है, बल्कि ये बिल्कुल गलत तरीका है पैसेजेस सॉल्व करने का। आपको चाहे कितनी भी देर लगे, पूरा पैसेज पढ़ना बेहद जरूरी होता है। मैं वादा करता हूँ कोई भी पैसेज पढ़ने में कम से कम 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन एक बार अगर आप पैसेज पढ़ लेंगे तो उसके क्वेश्चंस के आंसर आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर अनसीन पैसेज आता है तो इसमें वो कौन कौन से सवाल हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। आप अगर एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं तो पैसेज आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद पूछे जाएंगे आपसे कुछ सवाल, जैसे पहला सवाल ये होगा कि उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाने हैं और उसके आंसर्स उसी पैसेज में से देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितना लिखा हुआ है पैसेज में आप उतना ही आंसर दें, आप अपने वर्ड्स ऐड करके भी उसमें से आंसर्स दे सकते हैं। कभी कभार इसी पैसेज में से एंटोनियम, सिनोनियम्स या फिर होमोफोन्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी पहले से ही कर रखिए। चौथे लेवल के अंदर दिए गए हैं कुछ फ्रेजेस जिनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ये बेहद आसान होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेक फन ऑफ, यानी मजाक उड़ाना। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर सेंटेंस बना देना है। जैसे राम इज मेकिंग फन ऑफ सोनू, लीजिए आपका एक सेंटेंस तैयार हो गया। और अगर आप इनमें से सेंटेंसेस बना देते हैं तो आपको 5 नंबर हासिल हो जाएंगे। मैचिंग भी एक ऐसा कॉलम है जिसको करने के लिए बस थोड़ा सा माइंड आपको सेट करना है। इसमें जितने वर्ड दिए गए हैं कोई भी चीज़ बाहर से नहीं पूछी गई है, सारी चीज़ें आपकी बुक में से ही हैं। तो आप ऐसे वर्ड पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपने किसी चैप्टर के अंदर पढ़े थे और आपको सही शब्द का मिलान सही शब्द के साथ कर देना है। अब बात करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन की। अगर मैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर की बात करूं तो ग्रामेटिकल पोर्शन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आता।
सबसे पहले फिलअप की बात करते हैं। फिलअप्स में क्या आता है, तो सिंपल से आपको कुछ चीज़ों की तैयारी करनी है। पहली चीज़ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की आप अच्छे से तैयारी करें ताकि कोई भी फिलअप अगर आता है तो आप उसको आसानी से फिल कर पाएंगे। ये 5 से 6 नंबर के फिलअप्स आपके पास आ जाते हैं। दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर क्लियर कर सकते हैं, और इसके बाद आप क्वेश्चन टैग आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए तो आप उसे शॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 साल में 5 से 6 बार ऐसा हुआ कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन टैग आ ही गए। इसके अलावा एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये 2 चीज़ें जिनकी तैयारी आप करें और आप फिलअप्स अच्छे से कर पाएंगे। और आखिर में अगर जो चीज़ बचती है वो है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब सवाल ये उठता है कि वो फ्रेजेस कहाँ से तलाशें, कहाँ ढूंढें, कौन सी किताब में आएंगे। बल्कि मज़े की बात तो ये है कि वो सारे फ्रेजेस आप ही की किताब फ्लुएंसी इन इंग्लिश के अंदर दिए हुए हैं। जो 1 से लेकर 18 तक चैप्टर होते हैं, आप उनमें से फ्रेजेस तलाशिए, अपने टीचर की मदद से उसकी एक चार्ट बनाइए और वही फ्रेजेस आपके मिलान में या फिर फिलअप में या फिर यूजिंग सेंटेंस, यानी उनको लेकर आपको एक सेंटेंस बनाना है ताकि उनकी मीनिंग क्लियर हो जाए। इसकी तैयारी कीजिए। आइए जरा आप जल्दी से देख लेते हैं कि इस सारे क्वेश्चंस को आप कैसे क्लियर करेंगे, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइए अब सेक्शन सी में चलते हैं जिसमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं और इन फिलअप्स के अंदर वर्ड्स जो है आपको फिल करने हैं। ऐसे में आप क्या करें, आप फिलअप्स की तरफ ध्यान न देकर जो वर्ड्स दिए हुए हैं पहले उन वर्ड्स को देखें और उनकी जिन जिन वर्ड्स की आपको हिंदी आती है वो वर्ड्स पहले आप रिमाइंड कर लें, याद कर लें। फिर उसके बाद फिलअप में देखें, पहले वही शब्द भरें जिसकी हिंदी आपको आती है, बचे हुए शब्द आप बाद में फिलअप कर सकते हैं। सेक्शन 5 में आप देखेंगे ए में दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ब्स यूजिंग एप्रोप्रिएट टेंसेस। यानी अगर आपके टेंस अच्छे हैं तो आपको बस इसमें ये बताना है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। जैसे आई एम वेरी, अब इसमें इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर एस लगेगा या आईएनजी लगेगा। इसमें फिलहाल मैं आपको आंसर दे देता हूँ, इसमें आएगा इंटरेस्टेड। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन क्लासिकल म्यूजिक, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसे ही बाकी के हैं, बड़े ही ध्यान से आप टेंस का अंदाज़ा लगाइए। टेंस का अंदाज़ा आप दिए हुए टाइम के अनुसार भी लगा सकते हैं। जैसे टुडे दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है वो प्रेजेंट टेंस होगा, यस्टरडे है तो वो पास्ट टेंस होगा, टुमारो या फिर कोई ऐसी डेट या कोई ऐसा समय है जो फ्यूचर का है, तो इन सब समय से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है। अगले सेक्शन में कुछ मॉडल्स भरने के लिए आएंगे, जैसे विल, ऑट टू, कुड, कैन, नीड, शुड, मस्ट। ऐसे मॉडल्स की तैयारी आप नॉर्मली कर सकते हैं। इंटरनेट से भी ऐसे मॉडल्स के लिए काफ़ी मदद मिल सकती है। आप इनकी हिंदी पर ध्यान ना दें, जैसे विल का मतलब होता है गा, गी, गे, बल्कि आप ये देखें किस सिचुएशन में लगता है। जैसे फ्यूचर की बात होगी तो विल लगेगा, कोई चीज़ बेहद ज़रूरी है तो फिर उसके लिए हम मस्ट लगाएंगे, कोई किसी को सलाह दे रहा है तो उसके लिए शुड लगाएंगे। तो इनकी हिंदी से ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने टीचर से जानने की कि इनका इस्तेमाल किस सिचुएशन में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फिलअप्स हैं वो सिचुएशन के आधार पर ही भरे जाएंगे। देखिए सेक्शन सी के अंदर बेहद आसान क्वेश्चन दे रखा है, अक्सर बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते और इसे छोड़कर आ जाते हैं। लिखा हुआ है फ्रेम एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टू द आंसर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ आंसर्स दिए गए हैं, इनके सवाल बनाने हैं। चलिए मैं पहला पढ़ता हूँ। येस आई वुड लव टू विजिट द ताज। हाँ, मुझे तो अच्छा लगेगा ताजमहल जाना। बताइए किसी ने क्या पूछा होगा जो ये जवाब मिला, तो आपको वो सवाल बनाना है। इसका सवाल होगा वुड यू लव टू विजिट द ताज, क्या आप ताज जाना चाहेंगे? तो जवाब होगा येस आई वुड लव टू विजिट द ताज, हाँ मुझे ताजमहल जाना पसंद है। सबसे नीचे वाला देखिए, नो आई डोंट फिश, नो आई डोंट ईट फिश, नहीं मैं मछली नहीं खाता हूँ। तो किसी ने क्या पूछा होगा जो इसने जवाब दिया? भाई जाहिर सी बात है, पूछ लिया होगा कि क्या तुम मछली खाते हो, डू यू ईट फिश, जिसका जवाब है नो आई डोंट ईट फिश। यानी आपको आंसर में बस सवाल लिखने हैं ताकि इन सवाल, उन ऐसे सवाल जिनके जवाब बिल्कुल यही निकले। सिक्स्थ सेक्शन में कुछ डायरी एंट्री दे रखी है और कुछ राइटिंग स्किल, ये राइटिंग स्किल का ही सेक्शन होता है और ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले में कह रहा है इमेजिन यू आर आदर्श, राधा और यू हैड गॉन टू द डे ट्रिप टू आगरा, राइट डायरी एंट्री ऑफ द डेज इवेंट। मान लीजिए आप राधा या आदर्श, मतलब लड़की अगर एक एग्जाम दे रही है तो राधा लिखेगी, लड़का दे रहा है तो आदर्श, और आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। डायरी एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था कुछ नहीं है, आपको सारे दिन का ब्यौरा लिखना है। सारे दिन का मतलब हर घंटे का, 1 बजे क्या हुआ, 1 से 2 बजे तक आप कहाँ थे, 2 से 3। डायरी एंट्री के लिए मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं।
अगला है, आपने एक रिपब्लिक डे की परेड अटेंड की थी, एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट आपने ज़रूर 11th-12th क्लास में लिखना सीखा होगा। एक ऐसे की तरीके से होता है, बस ये होता है पास्ट में थोड़ा सा आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें डिटेल में हुई, और इसके लिए भी आप अच्छे 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में एक ऐसे दिया जाता है, राइट अ शॉर्ट ऐसे इन अबाउट 250 वर्ड्स इन दिल्ली इज नॉट सो सेफ फॉर वीमेन, यानी दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना बेहद आसान होता है। आपको स्टार्टिंग करनी है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बनाकर पॉइंट में आप डाल सकते हैं कि दिल्ली में क्या क्या सुरक्षा के लहजे से महिलाओं को क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, या और भी आपके हिसाब से अगर कुछ लगता है तो उसमें एडिट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है लेकिन अक्सर आ जाती हैं, जैसे कन्वर्सेशन, दो लोगों के बीच आपसी बातचीत, वो भी 10 नंबर की आ जाती है। या फिर आ जाते हैं क्वेश्चन टैग, और एक सेक्शन जो ज़रूर आता है जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं और आता है, मतलब वो अक्सर रिपीट होता रहता है, वो है डू एज डायरेक्टेड। उसमें लिखा होगा डू एज डायरेक्टेड, उसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस दिए होंगे। एक सवाल दिया होगा, उसके ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज इनटू एक्टिव या चेंज इनटू पैसिव, मतलब इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है, 1 नंबर। दूसरा दिया होगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तीसरा दिया होगा यूज द क्वेश्चन टैग, इसके आगे क्वेश्चन टैग लगाइए। कुल मिलाकर वो जो डू एज डायरेक्टेड है उसके अंदर 5 सवाल होंगे, 5 को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। एक का एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है, एक की नरेशन बनानी है, एक की प्रीपोजिशन लगानी है। तो इस तरीके से आप पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। आइए अब चलते चलते कुछ टिप्स ले लेते हैं जो बेहद आपके काम आएगी इस एग्जाम में।